हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल तिवारी CGPSC ज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सेंटेंस, वाक्य के बारे में। हिंदी में वाक्य किसे कहते हैं, इसकी रचना कैसे होती है, इसके भेद क्या होते हैं, इन्हें किस प्रकार से बांटा जा सकता है, इसे हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वाक्य या सेंटेंस। देखिए, सेंटेंस की यदि परिभाषा की बात की जाए कि इसे परिभाषित कैसे किया जाएगा, वाक्य को परिभाषित कैसे किया जाएगा, तो ये कहा जा सकता है कि पदों का वह व्यवस्थित क्रम। पहली बात कि पद होने चाहिए, शब्द होने चाहिए और वो व्यवस्थित रूप में होने चाहिए, एक निश्चित क्रम में आने चाहिए। ठीक है, पदों या शब्दों का वह निश्चित या व्यवस्थित क्रम जो किसी मनुष्य की भावना को प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। ठीक है, मनुष्य की भावना स्पष्ट होती है। यदि मैं कोई वाक्य बोलूं वो पूर्ण हो, यदि वो पूर्ण वाक्य हो तो वो मेरी भावनाएं बता देगा कि मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या बोलना चाहता हूं, और उससे सामने वाला समझ लेगा। तो इस प्रकार जब शब्दों या पदों का निश्चित क्रम या पदबंध मनुष्य की भावनाओं को प्रकट करता है तो वह वाक्य कहलाता है। अब निश्चित क्रम क्या होगा, तो देखिए, कभी भी कोई सेंटेंस बनाया जाएगा तो उसमें तीन चीजें अनिवार्य रूप से होंगी। ठीक है, और उसका क्रम वही होगा। सबसे पहले कर्ता को रखा जाएगा, फिर कर्म को रखा जाएगा और फिर क्रिया को रखा जाएगा। ठीक है, कर्ता, कर्म और क्रिया, ये निश्चित क्रम है इसका। ठीक है, जब भी एक सेंटेंस बनाया जाता है तो इस क्रम में रखा जाता है। सबसे पहले यदि किसी भी वाक्य में कर्ता है तो कर्ता सबसे पहले आएगा, यदि क्रिया है तो क्रिया अंत में आएगी, यदि उसका कर्म दिया है तो कर्म बीच में आएगा। इस प्रकार से एक सरल वाक्य बनता है। ठीक है, सरल वाक्य। एक सरल वाक्य के दो अंग हो सकते हैं। जब एक सरल वाक्य बनाया जाता है तो उसके मुख्य रूप से दो अंग हो सकते हैं। उसमें एक तो उद्देश्य होगा। ठीक है, पहली बात, उद्देश्य किसे कहा जाएगा ये भी मैं बताऊंगा, और दूसरा होगा विधेय। ठीक है, पहला होगा उद्देश्य और दूसरा होगा विधेय। उद्देश्य से तात्पर्य उससे है जिसके बारे में बात की जा रही है उस सेंटेंस में। इसे ऐसे समझिए, एक उदाहरण से, जैसे सीता खाना पकाती है, यहां पर बात की जा रही है सीता के बारे में। ये सीता, तो ये क्या होगी, उद्देश्य। ठीक है, जिसके बारे में बात की जाए वह उद्देश्य होता है, और जिससे संबंधित बात की जा रही है, मतलब सीता तो उद्देश्य हो गई, वह खाना पकाती है, ये उसका गुण है। ठीक है, तो जिस बारे में बात की गई, जिस कर्ता के जिस संबंध के बारे में बात की गई, जिस गुण के बारे में बात की गई, वो क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीता उद्देश्य हुई और वो खाना पकाती है। खाना पकाती है क्या हो गया, विधेय। इस प्रकार वाक्य के दो अंग हो सकते हैं, पहला होगा उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य वो होगा जिसके बारे में बात की गई है, और विधेय वो होगा जो बात की गई है। ठीक है, जिसके बारे में नहीं, जिसके बारे में बात की गई वो तो उद्देश्य हो गया, और जो बात की गई है जिसके बारे में, वो बात क्या होगी, उसका विधेय होगा। इस प्रकार से ये एक वाक्य एक सरल वाक्य में होगा। ठीक है, एक सरल वाक्य में एक ही विधेय होता है और एक ही उद्देश्य होता है, यदि सरल वाक्य की बात की जाए। वैसे इसके तीन भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। लेकिन अभी हम केवल एक नॉर्मल सेंटेंस देख रहे हैं, सरल वाक्य देख रहे हैं, तो उसमें एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। इसके अलावा कुछ आश्रित वाक्य भी हो सकते हैं जिन्हें हम पदबंध या उपवाक्य के नाम से जानते हैं। जैसे यदि ये तो एक कॉमन सेंटेंस हो गया, सीता खाना पकाती है, लेकिन हो सकता है इसमें आश्रित भी कुछ हो। ठीक है, मैं आगे आपको उदाहरण से बताऊंगा कि किस प्रकार से इसमें पदबंध और उपवाक्य जुड़ता है। पदबंध और उपवाक्य होते क्या है, जो पदबंध होते हैं वो ऐसे पद होते हैं जो बिना किसी मुख्य पद के असमर्थ होते हैं पूर्ण भावनाओं को व्यक्त करने में। ठीक है, जब तक वो किसी प्रधान वाक्य पर आश्रित नहीं होते, अपना पूर्ण अर्थ नहीं प्रदान करते हैं, उन्हें पदबंध कहा जाता है।
ठीक है, पदबंध, ये पद को बांधने का कार्य करते हैं, इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है, इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, ये पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करते हैं स्वतंत्र अवस्था में। जब ये प्रधान वाक्य से जुड़ते हैं तभी ये अपना पूर्ण अर्थ प्रस्तुत करते हैं। इसे उदाहरण से देखते हैं, जमीन से जुड़ा, ठीक है, कौन जमीन से जुड़ा, क्यों जुड़ा, कैसे जुड़ा, ये अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब इसे एक नेता के साथ जोड़ दिया जाएगा, जमीन से जुड़ा नेता, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जमीन से जुड़ा नेता। तो ये जो बची हुई चीज थी जमीन से जुड़ा, ये क्या है, पदबंध। यदि मैं इसे अलग कर दूं तो इसका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन जब इसे किसी प्रधान वाक्य के साथ जोड़ दिया जाए, उद्देश्य के साथ जोड़ दिया जाए, तब ये एक अर्थ प्रकट करने लगता है, इसे हम पदबंध कहते हैं। तो ये है जमीन से जुड़ा नेता। दो धारी, दो धारी, जब तक इसके साथ तलवार ना लगाए, चाकू ना लगाए, तब तक इसका अर्थ नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार से दो धारी तलवार, ये क्या है, पदबंध। अब देखते हैं उपवाक्य। उपवाक्य भी पदबंध जैसा ही होता है, इसका भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है बिना प्रधान वाक्य के, ठीक है, लेकिन जब दोनों की परिभाषा सब एक है तो इसे अलग अलग नाम क्यों दिया गया है। तो पदबंध और उपवाक्य में एक अंतर होता है, उपवाक्य में क्रिया होती है, पदबंध में क्रिया नहीं होती है, ठीक है। उपवाक्य जब भी बनाया जाएगा तो उसमें एक क्रिया होगी, जैसे उदाहरण समझिए, राम ने कहा, ठीक है, ये तो प्रधान वाक्य हो गया, राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, ये पढ़ना, ये राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, यहाँ पे पढ़ना क्रिया है और ये क्या है, उपवाक्य है। तो इस प्रकार से जब भी उपवाक्य हम देखेंगे तो वहां पर क्रिया होगी, क्रिया होगी तो वो उपवाक्य होगा, ठीक है। ये थे वाक्य के अंग। अब देखते हैं वाक्य के भेद क्या क्या हो सकते हैं। तो हम पहले रचना के आधार पर वाक्य के भेद की बात करेंगे कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हो सकते हैं। यदि हम रचना की दृष्टि से बात करें तो वाक्य के 3 भेद देखे गए हैं, ठीक है। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। ये 3 वाक्य बन सकते हैं रचना की दृष्टि से। इन्हें एक एक करके देखते हैं। सरल वाक्य क्या होंगे, मैंने आपको पहले भी बताया, जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होगा वह सरल वाक्य कहलाएगा। इसका उदाहरण पहले भी मैंने दे दिया है, सीता खाना पकाती है, यह एक सरल है, ठीक है, एक सरल वाक्य। सीता एक विधेय, एक उद्देश्य, ठीक है, यहाँ पर एक सरल वाक्य। इसी प्रकार और उदाहरण देख लेते हैं, बिजली चमकती है, एक उद्देश्य और एक विधेय, बिजली चमकती है, ठीक है। वह अंग्रेजी पढ़ता है, वह अंग्रेजी पढ़ता है, ठीक है, एक उद्देश्य एक विधेय। इस प्रकार ये क्या हुआ, सरल वाक्य। अब देखते हैं मिश्र वाक्य किसे कहेंगे। मिश्र वाक्य क्या होगा, मिश्र वाक्य को यदि परिभाषित किया जाए तो ये इसको पहचानने का पहले तो सबसे सरल तरीका है कि इनमें संयोजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। संयोजक शब्द मैंने लिखे हुए, ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। संयोजक शब्द ये इसका सबसे सरल तरीका है पहचानने का, क्योंकि जब भी आप मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो इसमें थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन होगी। तो मिश्र वाक्य में जब बनाएंगे तो आप संयोजक शब्द का प्रयोग करेंगे, जबकि संयुक्त वाक्य जब आप बनाएंगे तो आप संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे, जो 2 शब्दों में संबंध बताएगा। देखिए, जब मिश्र वाक्य बनता है, यदि इसकी परिभाषा की बात की जाए तो जब मिश्र वाक्य बनेगा तो इसमें एक प्रधान वाक्य होगा और अन्य कई उपवाक्य हो सकते हैं, ठीक है। और जब इन्हें अलग किया जाएगा तो जो उपवाक्य जुड़े हैं उनका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं होगा बिना प्रधान वाक्य के, ठीक है। ये तो मिश्र वाक्य। लेकिन संयुक्त वाक्य में यदि जाए तो वहां पर 2 जो वाक्य लिए गए रहेंगे, यदि उनके बीच से संबंध सूचक शब्द हटा दिया जाए तो भी वह स्वतंत्र अवस्था में एक अर्थ प्रकट करते हैं। मिश्र वाक्य बिना प्रधान वाक्य के अपना संपूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करते हैं, जबकि संयुक्त वाक्य अब स्वतंत्र अवस्था में भी कुछ अर्थ प्रकट करते हैं। और ये जो संबंध है सूचक शब्द से जुड़े रहते हैं, मिश्र वाक्य जो है वो संयोजक शब्द से जुड़े रहते हैं, ठीक है, संयोजक शब्द और संबंध सूचक शब्द।
अब देखते हैं मिश्र वाक्य के कुछ उदाहरण। ये वही आदमी है जिसको हमने कल देखा था। देखिए ये जो जिसको का प्रयोग किया गया है, यह वही आदमी है जिसको हमने कल देखा था। ये जिसको ही है संयोजक शब्द, ठीक है। जो ये जिसको है वो ही संयोजक शब्द है, संयोजक शब्द उसे ही कहा गया है जिसको, ठीक है। ऐसे जब शब्दों का प्रयोग मिलेगा तो वो हमेशा मिश्र वाक्य ही होगा, ठीक है। जैसे और संयोजक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे यहाँ पर हमने जिसको का प्रयोग किया, ये वही आदमी है जिसको हमने कल देखा था, यह वही रास्ता है जहां हम कल गए थे। तो ऐसे सभी शब्द क्या होंगे, मिश्र वाक्य। इसमें कौन कौन से संयोजक शब्द होते हैं मैं कुछ कुछ आपको बताने की कोशिश किया हूं। जैसे जो, जिसको, जिससे, की, क्योंकि, जहां, ज्यों ही, जब जब, जब तक, जैसा, इसलिए, ताकि, इतना, जैसे जैसे। जब भी ये शब्द आपको किसी सेंटेंस में मिलेंगे तो हमेशा वो मिश्र वाक्य होगा, ठीक है। वो आदमी, ये वही आदमी है जिसे हमने कल देखा था, वो वही रास्ता है जहां हम कल गए थे, कल हम जहां गए थे, कल हम जहां गए थे, ठीक है। ये वही रास्ता है जहां पर हम कल गए थे। ऐसे जितने भी शब्द होंगे वो मिश्र वाक्य होंगे। अब बात कर लेते हैं संयुक्त वाक्य। मैंने इसकी परिभाषा आपको बता दी। देखते हैं संयुक्त वाक्य होता क्या। मैंने आपको बताया कि इन्हें स्वतंत्र कर दिया जाए तो भी ये अलग अलग अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। राम आया और सीता चली गई, ठीक है। यहाँ पर दो वाक्य हैं, राम आया, सीता चली गई। जब तक इसमें और नहीं लगाया जाएगा ये संयुक्त वाक्य नहीं बनेंगे। और लगते ही ये संयुक्त वाक्य बन जाता है, पर यदि और ना भी लगाया जाए, मान लीजिए मैं यहां से और को हटा देता हूं तो भी इनका स्वतंत्र अस्तित्व होगा। यदि मैं इसे अलग से बोलूं राम आया तो भी एक अर्थ प्रकट हो रहा है, सीता चली गई तो भी एक अर्थ प्रकट हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर संयोजक शब्द लगाऊंगा, ठीक है, संबंध सूचक शब्द लगाऊंगा और, ठीक है, और तब क्या हो जाएगा ये संयुक्त वाक्य। ऐसे बहुत से संबंध सूचक शब्द हैं, जैसे और के अलावा या, तथा, किंतु, परंतु, और, इसलिए, अथवा, ये सारे क्या हैं, संबंध सूचक शब्द, ठीक है। या, तथा, किंतु, परंतु और इसलिए, जो दो वाक्यों में संबंध बना देते हैं, इन्हें संबंध सूचक शब्द कहा जाता है। जब भी इन संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो समझ लीजिए वहां पर क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है। इस प्रकार ये रचना की दृष्टि से था वाक्य के भेद। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में। अब देखते हैं अर्थ की दृष्टि से, अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद हो सकते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हो सकते हैं। इन 8 भेदों के बारे में हम चर्चा करते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना जा सकता है। तो देखते हैं सबसे पहला विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य क्या होता है। विधिवाचक वाक्य में किसी कार्य के होने का बोध होता है, ठीक है। विधिवाचक, यदि कोई कार्य हुआ तो वह विधिवाचक होगा। जैसे उसने खाना खा लिया, ठीक है, मैं खाना खा चुका हूं, वह जाता है, वह गाता है। ऐसे जो शब्द होंगे, ऐसे जो वाक्य होंगे वो विधिवाचक वाक्य होंगे, क्योंकि इसमें कार्य के होने का बोध है कि हो गया है वो कार्य, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाएगा, विधिवाचक। दूसरा देखते हैं निषेधवाचक वाक्य। तो ऐसे वाक्य जिनमें निषेधता का बोध हो या मना करने का बोध हो, वो क्या कहलाएगा, निषेधवाचक। नहीं जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ या उस वाक्य को पढ़ के ऐसा अनुभव हुआ कि इसमें निर्देशात्मकता है, मतलब ये कहा गया कि ये मना कर रहा है किसी चीज को इस वाक्य में, तो वहां पर क्या होता है, निषेधवाचक वाक्य। जैसे यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, यही है निषेधवाचक। जब मना किया जाए किसी चीज के लिए, यदि नहीं शब्द का प्रयोग नहीं भी हुआ है पर भी उससे ये अर्थ निकल कर आ रहा है कि वो मना कर रहा है किसी चीज के लिए, तो वहां पर भी निषेधवाचक वाक्य होगा। इसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य, जहां पर प्रश्न किया जाए, किसी वाक्य में जहां पर प्रश्न किया जाता है तो वह प्रश्नवाचक वाक्य होगा। जैसे क्या वह जाएगा, क्या वह खाना खाता है, क्या तुम स्कूल जाओगे, क्या तुम सोते हो। जहां पर भी क्वेश्चन लगा, वह कहां वह जाता है,
वो कहाँ जाएगा, ऐसे जितने भी शब्द होंगे, क्यों जाएगा, कब जाएगा, जो ये जितने भी शब्द प्रयोग में हो रहे हैं जहां पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। इसके बाद देखिए आज्ञावाचक, जिस वाक्य में आज्ञा देने का बोध हो ऐसे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। आज्ञा देने का बोध हो मतलब ऐसे कहा गया, जाओ ये काम करके आओ, उसे खाना खिलाओ, ठीक है, आगे बढ़ो, सो जाओ, जहां पर आज्ञा दी जाए आपको वो करना ही पड़े, आज्ञा का मतलब आपको करना पड़े, आदेश दिया जाए तो वहां पर आज्ञावाचक वाक्य होता है। विस्मयवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य में आपको भावनाओं को ध्यान में रखना है, मतलब यदि कहीं पर हर्ष, खुशी, उमंग, दुखी ऐसी जो भावनाएं हैं वो दर्शाई गई हैं तो वहां पर विस्मयवाचक वाक्य होता है, ठीक है। भावनाओं को वहां पर महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, किसी को कहीं पर दुख हुआ, खुशी हुई, ठीक है, आश्चर्य हुआ, तो ऐसी भावनाओं से जो शब्द बनते हैं वो विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे उसके सिर में गोली लगी, जब ये वाक्य पढ़ते हैं हम तो इससे ये बोध होता है कि कुछ दुख का कारण है, मतलब उससे दुख होगा किसी को पढ़ के। मैं पास हो गया, इससे खुशी होगी, है ना। और जैसे मान लीजिए एक बहुत विशाल काय हाथी है ना, तो इस वाक्य को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि आश्चर्य हो रहा है, तो इन सब वाक्यों में क्या होगा, विस्मयवाचक वाक्य। इसके बाद देखते हैं संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य से संदेह का बोध हो, संदेह का बोध, जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसी प्रकार से कई बार हम संदेह करते हैं कि क्या ऐसा हो पाएगा, लेकिन वहां पर हम क्वेश्चन नहीं पूछते, केवल संदेह करते हैं, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे, संदेहवाचक। जैसे उसने सुना होगा, जब हम इसी को क्या उसने सुना होगा ऐसे बोलेंगे तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, लेकिन इसी में से हम जब क्या हटा दे, उसने सुना होगा, केवल ये कहें तो भी यहाँ पर क्वेश्चन तो है ही, तो इसे संदेहवाचक, लेकिन हम संदेह कर रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए ये क्या होगा, संदेहवाचक वाक्य। इसके बाद है इच्छावाचक वाक्य, जहां पर अपनी इच्छा प्रकट की जाए, जैसे जब भी इच्छा प्रकट की जाएगी तो वो इच्छावाचक वाक्य होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, भगवान तुमको सदा सुखी रखे, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम सदा खुश रहो, ऐसे जब वाक्य कहे जाते हैं तो इनमें इच्छा प्रकट की जाती है, सामने वाले के अच्छा होने की कामना की जाती है, तो इच्छा प्रकट हो रही है, इसलिए क्या होंगे, इच्छावाचक वाक्य। अंतिम देखते हैं संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में किसी से संबंध बताया जाता है, किसी की ओर संकेत किया जाता है, तो वहां पर संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे यदि वह सहायता नहीं करता तो मेरी बेटी की शादी नहीं होती, ठीक है, यहाँ पर संकेत किया गया है किसी तीसरी व्यक्ति की तरफ कि वो सहायता नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। यदि वर्षा नहीं होती तो फसल अच्छी नहीं होती, ठीक है, वर्षा की ओर संकेत किया गया, यदि वर्षा अच्छी नहीं होती तो फसल अच्छी नहीं होती। इस प्रकार ये क्या कहलाएंगे, संकेतवाचक वाक्य, ठीक है। इस प्रकार से ये वाक्य के दो प्रकार से हमने भेद देख लिए, यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से देख लिया, इससे पहले हमने रचना की दृष्टि से देख लिया। इस प्रकार ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, वाक्य या सेंटेंस। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। Subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update from CGPSC eGyan. Visit our website visualcard.com to get complete video series.